नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बिहार चुनाव के बाद जो असल रिजल्ट है वो आने शुरू हो गए और रिजल्ट इतने खतरनाक हैं कि आप सुन करके हैरान रह जाएंगे। हालांकि इसकी अपेक्षा 2-3 दिन पहले से की जाने लगी थी और इसका एक ट्रेलर भी आना शुरू हुआ था। कांग्रेस के बिहार में बहुत ही कद्दावर नेता रहे, केंद्र में मंत्री भी रहे, शकील अहमद खान ने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया कांग्रेस पार्टी से और अब वो कहां जाएंगे पता नहीं। लेकिन कांग्रेस के इतने बड़े नेता का इस्तीफा होना छोटी बात नहीं है और उसी वक्त से मैं ये अनुमान लगा रहा था कि कांग्रेस में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है और कांग्रेस बुरी तरह से बिखरने वाली है और कांग्रेस बिखरना शुरू हो गई है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बिहार के इस आफ्टर शॉक की अगर आपको कोई कल्पना नहीं हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस आफ्टर शॉक की मुझे तो जानकारी थी और मुझे लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी अब इस आफ्टर शॉक को शायद झेल नहीं पाएगी। अब कांग्रेस के लिए बिहार का चुनाव एक अर्थक्वेक जैसा होने वाला है और वो होना शुरू हो गया। शकील अहमद खान के इस्तीफे के बाद सारी बातें सामने आ गई। अब अखिलेश सिंह जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे प्रदेश के, वो कैमरे पर खुद को भी समेट नहीं पा रहे हैं। वो इतने गुस्से में हैं। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम क्या हुआ इस चुनाव में, कुछ नहीं मालूम। अब इस पर बैठ करके हम लोग सब आकलन करेंगे। सीटों का बंटवारा, सीट के आवंटन में जो देरी हुई और अलावरू जी सब कुछ देख रहे थे, संजय यादव देख रहे थे, हम लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को पार्टी में किसको कहां से टिकट मिल रही है या चुनाव की रणनीति क्या होने वाली है, कैसे चुनाव आगे बढ़ेगा, उस प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को भी नहीं मालूम है। यह हालत है कांग्रेस पार्टी का। और केंद्रीय ऑब्जर्वर जो हैं वहां गए हैं, जो केंद्रीय टीम है, उसको धरातल की कोई जानकारी नहीं। उनके सामने जो प्रदक्षिणा करने वाले लोग हैं वो प्रदक्षिणा करते रहे, लेकिन उनको कुछ पता नहीं चला। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि कांग्रेस के कनपट्टी पे कट्टा रख करके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा करवा ली आरजेडी ने, यह बात 100% साबित हो गई। कट्टा अगर ना भी रखें तो डरा करके, धमका करके कि तुम्हारी कोई औकात नहीं है, हमको बगैर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए हुए तुम्हारी कुछ चलने वाली नहीं है। अगर अपनी साख बचाना चाहते हो तो हमें मुख्यमंत्री घोषित कर दो। और कांग्रेस पार्टी ने तेजस्वी के सामने सरेंडर कर दिया। जब कांग्रेस पार्टी शुरू में राहुल गांधी के ही नेतृत्व में वोट वाली यात्रा निकाल रही थी, जो पूरी तरह से फुस हो गई और उस पर कांग्रेस पार्टी के उनके नेताओं ने हमला करना प्रारंभ कर दिया है। अब वो सारे लोग कह रहे हैं कि जिस प्रकार से चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, वो नारा फुस हो गया था और कांग्रेस पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ी चौकीदार चोर है के नारे का। आज वही कीमत चुकानी पड़ी है वोट चोर कहने का। नरेंद्र मोदी को अगर आप वोट चोर कहते हैं तो ये जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और अभी टेलीविजन चैनल्स पे डिस्कशन हो रहे हैं कि ये बात सही है कि जो लोग बाहर से बिहार जाकर के वहां रुक करके वोट दे रहे हैं, लाइन में खड़े होकर के वोट दे रहे हैं, महिलाएं, युवा, पुरुष, सब लोग जो इंतजार कर रहे हैं अपनी पारी का, और जब उनकी बारी आती है तो फिर उसके बाद वो वोट डालते हैं, उसके बाद आप कह दें वोट चोर।
लाइनें नहीं दिख रही है राहुल गांधी को, फिर भी आप वोट चोर कह रहे हैं। तो वोट चोर का भी जो नारा था वो भी फुश हुआ, उसको लेकर के कांग्रेस के एक बहुत बड़े खेमे में जबरदस्त बगावत हो गई है। और आपको एक और बात बताते हैं मित्रों, बहुत सारे इंटेलेक्चुअल, स्यूडो इंटेलेक्चुअल, जब वोट चोर का नारा, जब चौकीदार चोर का नारा दिया था राहुल गांधी ने, तो इनके पीछे एक तर्क दिया था। तर्क क्या थी साहब? तर्क थी कि देखिए साहब, नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा जो बड़ी क्रेडिबिलिटी है वो क्या है? वो क्रेडिबिलिटी है कि नरेंद्र मोदी के आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, कोई बाल बच्चा नहीं है, तो नरेंद्र मोदी किसके लिए कमाएगा? नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं कमा रहा है। तो इसको डेंट जब तक नहीं करोगे तब तक आप नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये जो नरेंद्र मोदी के ऊपर चस्पा है कि नरेंद्र मोदी क्रेडिबल है, नरेंद्र मोदी चोर नहीं है, भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचारी नहीं है, ये अगर इसको चस्पा कर दे कि नरेंद्र मोदी के ऊपर कि नहीं नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचारी है, वो अखंड भ्रष्टाचार में लिप्त है नरेंद्र मोदी, अगर ये हम चस्पा कर दें नरेंद्र मोदी के ऊपर, तो अपना काम बन जाएगा। ठीक है साहब। अब उनके सलाहकारों ने यह सलाह दे दी। अब इस सलाह के बाद मित्रों, इस सलाह के बाद क्या हुआ कि उन्होंने चारों तरफ यह गाना शुरू कर दिया कि नरेंद्र मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, यह कहना शुरू कर दिया। और जो चीयर लीडर्स थे, उनके इंटेलेक्चुअल चीयर लीडर्स, वो उनको समझाने लगे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आप चौकीदार चोर है का नारा देते जाइए। जिस रफ्तार से चौकीदार चोर है का नारा वो देते रहे, उसी रफ्तार से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अपनी साख खोती चली गई। और 2019 में चौकीदार चोर का नारा चला था, आप ध्यान रखिए। नतीजा क्या हुआ? 282 से भारतीय जनता पार्टी 303 का आंकड़ा छू गई। मतलब तिहरा शतक लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने 2019 में। अब यह और बात है कि 2024 में अब तीसरे टर्म का एंटी इनकम्बेंसी तो होगा ही। तीसरे टर्म के एंटी इनकम्बेंसी में 303 से 240 पे आ गए। लेकिन जब चौकीदार चोर का इन्होंने नारा दिया था तो भारतीय जनता पार्टी 282 से 303 सीट पर पहुंच गई। और अब जब इन्होंने वोट चोर का नारा दिया तो 101 में से 90% का स्ट्राइक रेट है भारतीय जनता पार्टी का। 90% का, 90+ सीटें हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। इसका मतलब क्या हुआ? वोट चोरी का नारा चस्पा नहीं हुआ बीजेपी पर, वोट चोरी का नारा चस्पा नहीं हुआ नरेंद्र मोदी पर। आप मिजरेबली फेल कर गए, दोनों नारों में आप फेल कर गए। और यही बात कांग्रेस का एक तबका बार बार कहता रहा कि आप नॉन इशू को इशू क्यों बना रहे हैं। उन्हें क्या मालूम है, अरे साहब ये इशू बना क्यों रहे हैं, ये इशू तो बन रहा है, विदेश से आ रहा है। सैम पित्रोदा उनको बोल रहा है कि साहब इनको अगर रिजीम चेंज करना है तो इनको चोर साबित करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि ये रिग करके आ रहे हैं, इलेक्शन रिग करके सत्ता में आ रहे हैं। यही बात जनता को समझानी है कि ये मुद्दे पर जीत करके नहीं आ रहे हैं, इनकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है इसलिए जीत करके नहीं आ रहे हैं, जनता उनको चुन रही है, यह नहीं बताना है। दुनिया को यह संदेश देना है कि नरेंद्र मोदी चुनाव को रिग कर करके सत्ता में पहुंचे हैं, नरेंद्र मोदी डिक्टेटर हो गए हैं, नरेंद्र मोदी डेमोक्रेसी की हत्या कर रहे हैं। यह नैरेटिव को फैलाना है।